लोकतांत्रिक अधिकार भूमिका। पिछले दो अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के दो बुनियादी तत्वों की चर्चा की। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र में कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हो। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं दो का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत से सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इस पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसे होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं। इससे हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इनकी जरूरत क्यों है। पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्यतः आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे करता है, उनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा। आखिरी में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तारित करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। अधिकारों के बिना जीवन। इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा के बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इसके बारे पहले भी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दी गई खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों की चर्चा के आधार पर भर सकते हैं। अध्याय 1 में हमने लोकतंत्र की परिभाषा। अध्याय 2 में हमारे संविधान के निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे है, क्योंकि अध्याय 3 में भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को और का अधिकार प्राप्त है। अध्याय 4 में अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसके खिलाफ जाने का अधिकार है। आइए 3 उदाहरणों से बात शुरू करने की। अधिकार के बिना जीवन कैसे होता है। गुआंतानामो बे की जेल। गुआंतानामो बे की जेल अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न संस्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमले में इनका संबंध है। अनपढ़ के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाला दिया गया है। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। उन कैदियों को जिस तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबार के माध्यम से ही खबर मिली उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे ने नहीं। न तो किसी भी जज के ये प्रिय श्री टोनी ब्लेयर। सबसे पहले तो यही कि आप कैसे हैं। मैंने 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था, आप उसका जवाब क्यों नहीं दिया। मैं बहुत दिनों तक आपका जवाब का इंतजार करता रहा पर आपका जवाब आया ही नहीं। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे। मेरे पिताजी जेल में क्यों बंद हैं, वे दूर दराज के गुआंतानामो बे में क्यों रखे गए हैं। मुझे अपने पिता की बहुत कमी खलती है। मैंने अपने पिता को 3 वर्ष से नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने कुछ भी गलती नहीं की, क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी थे। लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर से बातें करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं, पर मेरे
मैंने मेरे भाई और बहन ने पिछले 3 वर्षों से पिताजी के बिना ही ईद मनाई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मेरे पत्र की जवाब देंगे। धन्यवाद। अनस जामिल अल बन्ना, उम्र 9 साल, 7/5/12/2005 को यह पत्र गया था। सामने मुकदमा चला न ही ये कैदी अपने देश की अदालत की दरवाजा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठा की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानून के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब में नागरिकों का अधिकार गुआंतानामो का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहां की सरकार अपने नागरिकों को किस तरह आज़ादी देती है, इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर विचार करें। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। ये लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्म के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कोई तरह की कार्रवाई, सार्वजनिक पाबंदी लगी है। मर्दों को जल्द ही स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बात सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थिति मौजूद है। कोसोवो में जातीय नरसंहार। आप यह सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं, पर चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो के इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, अब पर पूरे देश के लिहाजा से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि ये देश पर सर्ब लोगों की ही पूरी नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। अगर आप सर्ब होते तो कोसोवो में मिलोसेविक ने जो कुछ किया क्या उसका समर्थन करते? सर्ब लोगों का प्रभुत्व कायम करने की उनकी योजना क्या सर्ब लोगों के वास्तविक हित में थी? कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में हुई अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय बतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति के इज्जत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोट की आवाज़ सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5 सैनिक दनादन हुए अंदर आए और पूछे, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती है, उन्होंने इज्जत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी उंगली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी।
वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान था, न पति और न शरीर पर पहने हुए कपड़े के अलावा कोई और चीज। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। और यह याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेताओं के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीत कर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रह के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। खुद करें खुशी के कोसोवो की बतीसा के तरफ से 1984 के सिख विरोधी दंगे या 2002 के गुजरात के दंगों में वैसी ही स्थिति झेलने वाली किस महिला के नाम एक पत्र लिखिए। सऊदी अरब की एक महिला की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम एक ज्ञापन लिखिए। अधिकार विहीन जीवन के इन तीनों मामलों में से मिलते जुलते उदाहरण भारत में भी दें। ये उदाहरण निम्नलिखित में से हो सकते हैं: पुलिस हिरासत में हिंसा की अखबारी खबरें, भूख हड़ताल पर जाने वाले कैदी को जबरदस्ती खाना खिलाने की अखबारी रिपोर्ट, हमारे देश के किसी हिस्से में जातीय हिंसा, महिलाओं के साथ गैर बराबरी वाले व्यवहार की खबरें। फिर इन मामलों और भारतीय मामलों के बीच समानता और अंतरों की सूची बनाइए। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मामले के लिए आप ठीक उसी तरह का भारतीय उदाहरण दें। लोकतंत्र में अधिकार, हमने पहले जिन उपकरणों का जिक्र किया उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। गुआंतानामो के कैदी, सऊदी अरब की औरतें, कोसोवो के अल्बानियाई लोग और भारत में 1984 और तथा 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को न होने देने के लिए क्या करेंगे? शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हो। जैसा आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारणों और सूचना के किसी को गिरफ्तार न किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसे भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें सब तार्किक नजरिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही न रहे, उन पर अमल भी हो, और जो लोग ऐसा न करें उनको सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में आप कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे कि जहां हर किसी को न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीजों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यह भावना होती है। अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति को अपने लोगों, अपने समाज, अपने सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर, भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान न हो, कोई कष्ट न हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए अधिकारी तभी संभव है जब उसका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरे को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की कैसी से टूट जाए और आपके अधिकार को कुछ न हो। यूगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होनी चाहिए। वे ऐसे होनी चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे
पाना संभव हो। इसी प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। हम कुछ दावे कर सकते हैं, सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज से स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, समाज के किस चीज को सही मानता है, सबसे अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसीलिए समय और संस्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट देने का अधिकार न हो ही अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावे को मान्यता देता है तो चुनी हुई सरकार द्वारा अपने नागरिकों के अधिकार की रक्षा न करने या इन अधिकारों पर हमला करने के उदाहरण कौन से हैं? सरकार ऐसा क्यों करती है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, उनका उल्लंघन करते हैं तो हमें इस अपने अधिकारों को हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसीलिए हम अगर किसी दावे का अधिकार कहते हैं तो उसमें ये 3 बुनियादी चीजें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन, अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करे। अधिकार स्थितियों को बिगाड़ने पर एक तरफ की गारंटी जैसा है। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते तो स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसी स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पतम में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा न करे। इसीलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन न करे सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संवैधानिक में लिखित रूप से दर्ज होते हैं। भारतीय संविधान में अधिकार, विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्र की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरत अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया, इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। यह सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों को ठीक क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके इन पर नजर डालें। समानता का अधिकार, हमारा संविधान कहता है कि भारत सरकार में किसी व्यक्ति को कानून के समान
सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिकों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई किसान, खेतिहर, मजदूर, जब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिकों की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकारों के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके साफ किया कि सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनेमा घर जैसे सार्वजनिक स्थलों में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें सबसे ऊपर ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, शोषण के खिलाफ अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक का अधिकार देता है। अवसर की समानता, उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देने की जरूरत होता है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट हर आदमी जानता है कि अमीर आदमी मुकदमे के लिए अच्छे वकील की मदद ले सकता है। फिर कानून के समक्ष समानता की बात का क्या महत्व रह जाता है। संविधान स्पष्ट ये चित्र में ये रेसलिंग के लिए दिखाई गई है। छुआछूत के अनेक रूप। 1999 में एक प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी भी बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी हुए देश के अनेक संस्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर चाय की दुकान पर 2 तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों के बाल नहीं काटता, दाढ़ी नहीं बनाता। दलित छात्रों की कक्षा में अलग बैठने की व्यवस्था होती है और अलग खड़े से पानी पीने की। दलित दूल्हा को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। दलित को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं
लेने दिया जाता, या उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता। ये सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। क्या आप अपने इलाके से कुछ ऐसी ही उदाहरण सोच सकते हैं? खुद करने और खुद सीखने के लिए किसी भी स्कूल के खेल के मैदान या किसी स्टेडियम में जाकर 400 मीटर दौड़ वाली पट्टी को गौर से देखिए। वह बाहरी लेन में दौड़ने वाले खिलाड़ी को अंदर वाली लेन के खिलाड़ी से आगे के स्थान से दौड़ शुरू करने क्यों नहीं दिया जाता? अगर सभी दौड़ने वाले एक ही लाइन पर दौड़ प्रारंभ कर तो क्या होगा? इन दोनों स्थितियों में से कौन कौन सी स्थिति दौड़ के मुकाबले में समान बनाती है? नौकरी में प्रतिद्वंदिता के मामले में भी इसी चीज को लागू किया कीजिए। किसी भी बड़ी सार्वजनिक इमारतों को गौर से देखिए। क्या वहां विकलांगों के आने जाने के लिए अलग से विशेष व्यवस्था है? विकलांग लोग उस जगह का उपयोग किसी भी अन्य व्यक्तियों की तरह ही कर सके, तथा क्या इसका कोई और विशेष इंतजाम वहां है? ज्यादा खर्च होने पर भी क्या ये विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए? क्या ये विशेष इंतजाम समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं? रूप से कहता है, इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त समाप्त करें। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया। यह छुआछूत का मतलब किसी खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसीलिए संविधान छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल न होना, न सरकार का न व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्र भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें यह आदेश न दे कि इसे ऐसे करो वैसे करो। इसीलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता और कोई काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। याद रखिए कि हर नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का एक ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिसमें दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वह सब करने के लिए आजाद हैं जिससे दूसरे को परेशानी न हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसकी कारण समाज में व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्मों पर पाबंदी लगा सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करना ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह के सोचते हों, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्त या रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार के किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधि का आलोचना कर सकते हैं। क्या गलत और संकीर्ण विचारों पर विचार करने वाले को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? क्या उन्हें लोगों को भ्रमित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? करने की स्वतंत्र है।
अपने आप अपने विचारों को पर्चा पर छापकर या अखबार या पत्रिकाओं में लेख लिख कर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ, बगावत के खिलाफ के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। वे सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचार का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए, इसमें सार्वजनिक व्यवस्थाओं या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वाले को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसा किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसा असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी न हो या उसका कोई संपर्क न हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांवों से निकलकर शहरों में और देशों के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं। और पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें, या वह महिलाएं से यह नहीं कहा जा सकता कि फला काम करने के लिए नहीं है। पिछड़ी और कमजोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशों में ही रहें, हमारी मांगे पूरी करो। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति की मौत को सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी अधिकार का आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी भी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करता है तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। गिरफ्तार या हिरासत के लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारण को जानकारी देना होता है। दूसरी, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के सबसे निकट मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार है। आइए एक बार फिर से गुआंतानामो बे और कोसोवो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को अब सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीजें, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। ये चित्र में दिखा सकते हैं ऑर्डर। क्या ये उदाहरण स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन है? अगर हाँ, तो प्रत्येक में संविधान में कौन सा प्रावधान का उल्लंघन हुआ? भारत सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेज के इस आधार पर प्रतिबंध कर दिया कि उसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया गया और उसके मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। हर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व भारत सरकार के सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है। पर वही कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो उस पर ऐसी पाबंदी नहीं है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों या अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में काम करने वाले यूनियन बनाने और हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। नगर प्रशासन ने माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर शहर में रात 10 बजे के बाद सार्वजनिक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। शोषण के खिलाफ अधिकार, स्वतंत्रता और बराबरी का
अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिकों को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण न कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्ग का शोषण न हो सके। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों की जिक्र किया और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया। गैर कानूनी को पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी भी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने वाले का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिकों के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूरों को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। तीसरी, संविधान बाल मजदूर को भी निषेध करता है। किसी कारखाने या खदान या रेलवे और बंदरगाहों जैसे खतरनाक कामों में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगने जैसे काम में बाल मजदूरों को रोकने के कानून शामिल हैं। खुद करें खुद सीखें। क्या आपको अपने प्रदेश में लागू न्यूनतम मजदूरी का पता है? अगर नहीं है तो क्या आप यह पता कर सकते हैं? अपने मोहल्ले के अलग अलग काम करने वाले से बात करके यह जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उनकी न्यूनतम मजदूरी मिल रही है। उनमें पूछिए कि क्या उनमें न्यूनतम मजदूरी का पता है। उनसे यह भी पूछिए कि उस काम के लिए क्या मर्द और औरतों को समान मजदूरी मिलती है। ये इन खबरों के आधार पर संवाददाताओं के नाम एक लंबा पत्र या शोषण के खिलाफ अधिकार के उल्लंघन की बात उजागर करते हुए अदालत ने एक अर्जी लिखी। मद्रास हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई। अर्जी दायर करने वाले ने कहा कि सालेम जिले के गांव के 7 से 12 वर्ष के अनेक बच्चे को ले जाकर केरल के त्रिचूर जिले के ओलूर में बेचा गया है। आवेदनकर्ता ने अदालत से मांगी कि वह सरकार को इस मामले में जुड़े तथ्यों की जांच करने का आदेश दे। 25 मार्च कर्नाटक के होमपेट, माडूर और इकाल इलाके में लववयस्क खदानों में 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चे से काम कराया जा रहा है। बच्चों से खुदाई, अयस्क तोड़ने, लादने, गिराने, ढुलाई और कटाई का काम लिया जा रहा है और उनको न तो सुरक्षा के उपकरण दिए जा रहे हैं, न तय मजदूरी और न ही उनके काम का समय तय है। वे बहुत ही जहरीले कचरे को ढोते हैं और खदान को धूल जो मानक स्तर से काफी अधिक है भी उनके आंख, नाक, कान में जाती रहती है। इस इलाके में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर काफी ऊंची है। 25 मई राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों से काम कराने का क्रम बढ़ता जा रहा है और अब ज्यादा बच्चियों से काम कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि पहले जहां प्रति 1000 कामगारों में बच्चियों की संख्या 34 थी, अब यह 41 हो गई है। लड़कों की संख्या का अनुपात 31 बना हुआ है। अप्रैल 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर पर चौकस थे। उन्होंने एक स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्जा किया। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इसी सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामले को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। भारतीय धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना
चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने की अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाजों का प्रबंधन करने की आजादी है, पर अपने करने के धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फोड़े करके, लालच देकर उसे धर्म परिवर्तन कराने नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसा कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आजादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सिर्फ सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। न ही ऐसे शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्थाओं को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षिक संस्थानों का संचालन कोई निजी संस्थान करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक के निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों को की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए कोई ऐसी गारंटी क्यों नहीं। इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। संविधान लोगों का धर्म नहीं तय करता, पर लोगों को अपने धार्मिक कामकाज करने का अधिकार इसे क्यों देना पड़ता है। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थानों में किसी नागरिकों को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपने पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यकों का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वाले का बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जहां आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले का बहुमत है पर कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक है, पंजाब में सिख बहुसंख्यक है पर राजस्थान में हरियाणी और दिल्ली में वे अल्पसंख्यक में है। हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं? यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह है, तब भी ये हमारे किसी के काम के नहीं। अगर इन गारंटियों, इन खबरों को पढ़िए और इसमें से जिस तरह की चर्चा है उसकी पहचान कीजिए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की आपात बैठक में हरियाणा के सिख धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए अलग संगठन बनाने की प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। सरकार को यह चेतावनी दी गई है कि सिख समुदाय अपने धार्मिक मामलों में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। जून 2005 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यकों को दर्जा देने वाले केंद्रीय कानून को रद्द कर दिया है और मेडिकल स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में सीटों का आरक्षण को गैर कानूनी करार दिया है। जनवरी 2005 राजस्थान सरकार ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने का फैसला किया है। ईसाई नेताओं का कहना है कि इसे विधेयक में अल्पसंख्यकों में डर और असुरक्षा का भावना बढ़ेगी। 2005 को मानने और लागू करने वाले न हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपर्युक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू कराने का उपाय
है। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावित बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही है, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान उपचार के अधिकार को हमारे संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। मौलिक अधिकार और विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किया किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकता, कोई फैसला नहीं किया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका ये चित्र में दिखाई गई है। विधायिका और कार्यपालिका के बाद ये, क्या आपको अपने मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने से राष्ट्रपति भी रोक सकते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो तो उसमें कमी हो तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उसकी नीतियों और फैसलों को या राष्ट्रीयकृत बैंकों या बिजली बोर्ड जैसी अनेक द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थानों के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालत गड़बड़ी का शिकार होने वाले को हर्जाना दिलवा सकती है और गड़बड़ी करने वाले को दंडित कर सकती है। अध्याय 4 में हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। हमने यह भी देखा कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है। अगर नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी हो वह करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत न्याय अदालत में जा सकता है। और अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामले में मौलिक अधिकार के उल्लंघन को ये न्यूज़पेपर में दिए गए हैं। क्वालिफाइड टू ट्राइबल डेथ इन NHRC। आज के APA गवर्नमेंट महिला उठाने की प्रथा रोकने में ढिलाई से आयोग नाराज। और भी बाल मजदूर मामले में कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट मांगी। मास ग्रेव द NHRC, सीक रिपोर्ट फ्रॉम द गुजरात CBI। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्या आपने ऊपर बने न्यूज कोलाज पर ध्यान दिया? इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जिक्र आया है। यह संदर्भ मानव अधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्ष के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार उल्लंघन से गुजरात दंगे जैसे कई मामले हैं। इनके बारे में देश भर से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ने पाने के लिए मानव अधिकार संगठन तथा संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की कि यह 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता है। यह पीड़ितों को उनके मानव अधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकते हैं। इनमें संविधान प्रदत्त अधिकारी भी शामिल है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई ये संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता। यह जिम्मेदारी अदालतों की है। आयोग का काम मानव अधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। यह उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघनों में या इन्हें
रोकने में सरकारी अधिकारियों पर अपेक्षाकृत बरतने का आरोप हो। यह देश में मानव अधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार है। किसी भी अदालत की तरह यह जस्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है, किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी सरकारी दस्तावेजों की मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। भारत का कोई भी नागरिक मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग GPO कॉम्प्लेक्स INA नई दिल्ली 110023 आयोग के पास अर्जी भेजने की न तो कोई फीस है, न फॉर्म, न ही कोई तरीका। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इस तरह से 26 राज्यों 10 दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य मानव अधिकार आयोग हैं। अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं www.NHRC/NIC इन पर। लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों में जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ऐसे मामलों जज के सामने पोस्ट कार्ड में लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीश को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले पर विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। खुद करे खुद सीखे। क्या आपके राज्य में मानव अधिकार आयोग है? इसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। इस अध्याय में आए मानव अधिकार उल्लंघन के मामले या आपको क्या किसी भी ऐसे मामले को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को एक आवेदन लिख सकते हैं। अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमने इस अध्याय में की शुरुआत में अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी। इस पर अध्याय के ज्यादातर हिस्सों में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत है। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। समय समय पर अदालत ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनमें अधिकारों का दायरा बढ़ा है और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है, उन्हीं से निकली हैं। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुका है। 14 वर्ष तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाले कानून भी पास कर दिया है। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकारों के तहत ही है। हमें जरा सोचिए, क्या ये अधिकार सिर्फ वयस्क लोगों के हैं? बच्चों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं? हमें सरकारी दफ्तरों में सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही नहीं सीमित है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जैसे मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट डालने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानव अधिकार का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी, और इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसे कि हमने पहले परिभाषा में के माध्यम से बताया था कि दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दे। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञानों पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय
नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्ष से हासिल हुए समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। निजता का अधिकार, इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्र को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता। पर्यावरण का अधिकार, ऐसे पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल न हो। पर्यावरण आवास पाने का अधिकार, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं प्राप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञान पत्र। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञान में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं। इनसे अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानक मानवाधिकार के रूप में देखते हैं। इनमें शामिल हैं काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने, अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर, काम करने की सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार तथा मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर, लायक उचित मजदूरी का अधिकार, समुचित जीवन स्तर जीने के अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान का अधिकार शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल और महामारियों से रोकथाम, शिक्षा का अधिकार, मुक्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तक समान पहुंचना। प्रतिज्ञान मीन्स नियम और सिद्धांतों के कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देशों के वायदा। ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत रखने वाले इसे पालन की कानूनी बाध्यता होती है। दावा, सभी नागरिक, समाज या सरकार को किसी नागरिक द्वारा कानून या नैतिक अधिकारों की मांग। दलित, ऐसे जाति या जन्मा व्यक्ति जो इसे दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग के जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जाति समूह, मानव जाति एक ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या समयक बन के हों। एक जाति समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े होते हैं। सम्मन, अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो। अवैध व्यापार, अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री। रिट, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानव अधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संगठन दुनिया भर में मानव अधिकार के उल्लंघन का स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। अभी तक के सभी अध्यायों में आपने अखबार पढ़ने का अभ्यास रखा। आइए अब अखबारों के लिए लिखने का प्रयास करें। इस अध्याय में आइए रिपोर्ट या अपने आसपास के उदाहरणों के आधार पर इन कुछ चीजों को लिखने का प्रयास करें। मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले पर संपादक के नाम पत्र, मानव अधिकार संगठन की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति, मौलिक अधिकार संबंधी सर्वोच्च न्यायालय फैसले जुड़े समाचार और उनका शीर्षक, पुलिस हिरासत में मौत की बढ़ती घटनाओं की सांप्रदायिक टिप्पणी। इन सबको मिलाकर अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक अखबार तैयार करें।